17 दिसंबर 1995 की रात भारत के आसमान में एक अजीब सा शोर गूंज रहा है। वेस्ट बंगाल के ऊपर लो एल्टीट्यूड पर एक विशाल सोवियत AN-26 कार्गो प्लेन उड़ रहा है। घने अंधेरे में उसके दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। प्लेन के अंदर से कोई व्यक्ति लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों की रस्सियां काट देता है। जैसे ही रस्सियां कटती हैं, बक्से एक के बाद एक नीचे गिरने लगते हैं। हवा में गिरते हुए हर बक्से के साथ एक पैराशूट खुल जाता है जो उन्हें धीरे धीरे जमीन की तरफ ले जाता है। ये बक्से अलग अलग जगहों पर गिरते हैं, झालदा, घंटका, बेलामू, मरामू और आसपास के गांव में। एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। अगली सुबह जब गांव वाले अपने खेतों में काम करने निकलते हैं तो उनकी नजर इन अजीब बक्सों पर पड़ती है। उत्सुकता में पास जाकर जब वे बक्से खोलते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इन बक्सों में हथियार भरे हुए थे। AK-47, RPGs, स्नाइपर राइफल्स, पिस्टल्स और हजारों राउंड की गोलियां। ये खबर तुरंत पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस टीम गांव पहुंचती है और इन हथियारों को जब्त कर लेती है। फिर लाउडस्पीकर से घोषणा की जाती है कि जिसने भी हथियार लिए हैं वो तुरंत उन्हें पुलिस को लौटाए। जैसे ही मीडिया को ये खबर मिलती है, पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब सवाल उठता है, इतने हथियार भारत की जमीन पर क्यों गिराए गए? इन्हें भेजने वाला कौन था और आखिर क्या मकसद था? ये वही कहानी है जो आज भी रहस्य बनी हुई है। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप। पुरुलिया के खेतों में जो कुछ मिला था वो किसी छोटी मोटी गैंग वॉर के लिए नहीं, बल्कि एक पूरी जंग छेड़ने के लिए काफी था। जब पुलिस ने इन बक्सों की सूची बनाई तो दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। उन बक्सों में से बरामद हुए 10 RPG लॉन्चर, 300 AK-47 राइफल्स, 25 पिस्टल, 2 स्नाइपर राइफल्स, 100 एंटी टैंक ग्रेनेड्स, करीब 30,000 राउंड्स गोला बारूद। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार की कड़ी आलोचना की। उनका सीधा सवाल था, कैसे एक विदेशी प्लेन भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसकर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार गिराकर चला गया और हमारी एयरफोर्स या इंटेलिजेंस को कानों कान भनक तक नहीं लगी। देश में हड़कंप मचा था, लेकिन इन हथियारों को गिराने वाला वो एंटोनोव AN-26 कार्गो प्लेन उस समय भारत की पहुंच से दूर थाईलैंड के फुकेट में शांति से खड़ा था। हथियार गिराने के बाद प्लेन कोलकाता में फ्यूल भरवाकर फुकेट निकल गया था। इस प्लेन में कुल 8 लोग सवार थे, जिसका मास्टरमाइंड था डेनमार्क का नागरिक किम डेवी। उसके साथ था ब्रिटिश आर्म्स डीलर पीटर ब्लीच, एक भारतीय मूल का सिंगापुरी नागरिक दीपक मणिकन और 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स। थाईलैंड में बैठकर जब किम डेवी ने न्यूज़ देखी तो उसे समझ आ गया कि उसका मिशन फेल हो गया है। हथियार वहां नहीं गिरे जहां गिरने चाहिए थे, बल्कि गांवों में गिर गए और पुलिस के कब्जे में चले गए। लेकिन यहां किम डेवी ने एक ऐसी गलती की जो आज भी सबको हैरान करती है। उसे लगा कि वो इतना चालाक है कि दोबारा भारत के रास्ते से निकल जाएगा और पकड़ा नहीं जाएगा। 22 दिसंबर 1995 को आर्म्स ड्रॉप के महज 4 दिन बाद वही एंटोनोव AN-26 दोबारा भारत के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। वो चेन्नई में लैंड हुआ, फ्यूल भरवाया और फिर कराची जाने के लिए मुंबई की ओर उड़ा। किम डेवी की किस्मत इस बार साथ नहीं दे रही थी। चेन्नई से मुंबई की तरफ बढ़ते हुए इस प्लेन पर एक जूनियर एयरफोर्स अधिकारी की नजर पड़ी। उसने देखा कि ये विमान बिना किसी प्रॉपर क्लियरेंस के उड़ रहा है। तुरंत एयरफोर्स को अलर्ट किया गया। गुजरात के भुज एयरबेस से 2 MiG-21 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। उन्होंने बीच आसमान में उस कार्गो प्लेन को घेर लिया। हवा में गर्जना करते हुए मिग पायलट्स ने एंटोनोव को सख्त चेतावनी दी, लैंड एट मुंबई एयरपोर्ट इमीडिएटली और यू विल बी शॉट डाउन। या तो मुंबई में लैंड करो या मार गिराए जाओगे। मौत सामने देख किम डेवी घबरा गया। उसने अपने ब्रीफकेस से अहम दस्तावेज निकाले, उनके टुकड़े किए और उन्हें जला दिया। फिर बाथरूम में जाकर उन्हें फ्लश कर दिया। उसने 4 कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब प्लेन मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा तो वहां एक और अजीब ड्रामा हुआ। कायदे से वहां कमांडो और पुलिस की भारी फौज होनी चाहिए थी, लेकिन वहां केवल कुछ एयरपोर्ट अधिकारी पहुंचे। वे जांच करने के बजाय किम डेवी से लैंडिंग फीस मांगने लगे।
किम डेवी को अपनी जान बचाने का मौका मिल गया। वो फीस भरने के बहाने एक अधिकारी के साथ टर्मिनल की तरफ गया और वहां भीड़ का फायदा उठाकर आईबी और रॉ की मौजूदगी के बावजूद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। वो मुंबई एयरपोर्ट से कैसे भागा, ये आज भी एक बड़ा अनसुलझा सवाल है। जब पुलिस को होश आया और प्लेन की तलाशी ली गई तो उसमें से कुछ स्नाइपर राइफल्स और अहम सबूत मिले। पुलिस ने पीटर ब्लीच और 5 लाटवियन क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। केस सीबीआई को सौंपा गया। पीटर ब्लीच ने पूछताछ में जो बताया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने खुलासा किया कि वो न केवल एक हथियार डीलर था बल्कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 का मुखबिर भी था। ब्लीच ने बताया किम डेवी ने उससे अगस्त 1995 में कोपनहेगन में मुलाकात की थी। डेवी भारत के एक संगठन के लिए भारी मात्रा में हथियार चाहता था। ये हथियार बुल्गारिया की एक कंपनी किटेक्स से खरीदे गए थे। इसके लिए फर्जी एंड यूजर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि हथियार बांग्लादेश की सेना के लिए जा रहे हैं। प्लेन बुल्गारिया से उड़ा, तुर्की और ईरान होते हुए कराची पहुंचा। वहां किम डेवी ने कुछ और सामान लोड किया। 4 क्रू मेंबर्स को बताया गया था कि ये एक मानवीय सहायता मिशन है और वे भारत के गरीबों के लिए कपड़े और दवाइयां ले जा रहे हैं। पीटर ब्लीच ने सबसे बड़ा खुलासा ये किया कि ये हथियार आनंद मार्ग संगठन के लिए थे। आनंद मार्ग एक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन है जिसका मुख्यालय पुरुलिया के आनंद नगर में है। उस समय पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की कम्युनिस्ट CPIM सरकार थी। आनंद मार्ग और कम्युनिस्ट सरकार के बीच पुरानी और खूनी दुश्मनी थी। 1982 में कोलकाता के तिलजला में 17 आनंद मार्गियों की भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप आनंद मार्ग ने सरकार पर लगाया था। किम डेवी का दावा था कि वो आनंद मार्गियों को कम्युनिस्टों के जुल्म से बचाने के लिए उन्हें हथियार दे रहा था ताकि वे अपनी रक्षा कर सके। लेकिन कुछ लोग एक दूसरी थ्योरी भी देते हैं। कहा जाता है कि उस समय की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को अस्थिर करना चाहती थी। किम डेवी ने बाद में आरोप लगाया कि रॉ को इस ड्रॉप की पहले से जानकारी थी और वे चाहते थे कि बंगाल में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हों ताकि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। साल 2000 में कोर्ट ने पीटर ब्लीच और 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने CBI के उस दावे को खारिज कर दिया कि इसमें आनंद मार्ग का सीधा हाथ था, क्योंकि CBI कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। जुलाई 2000 रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले भारत सरकार ने एक गुडविल जेस्चर के तहत 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स, जो अब रूसी नागरिक थे, को माफ़ कर दिया और वे रूस लौट गए। फरवरी 2004 ब्रिटिश सरकार के दबाव में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने पीटर ब्लीच की सज़ा भी माफ़ कर दी। अब जेल में कोई नहीं था। मास्टरमाइंड किम डेवी डेनमार्क में आज़ाद घूम रहा था। भारत ने कई बार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की, लेकिन डेनिश कोर्ट ने ये कहकर मना कर दिया कि भारत की जेलों की हालत ख़राब है और वहाँ डेवी के मानवाधिकारों का हनन होगा। आज 30 साल बाद भी पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस कई अनुत्तरित सवाल छोड़ जाता है। क्या वो वाकई केवल आनंद मार्ग के लिए था? क्या इसमें विदेशी खुफिया एजेंसियों जैसे CIA या MI5 का हाथ था? क्या भारतीय तंत्र के कुछ लोगों ने जानबूझकर किम डेवी को भागने में मदद की? किम डेवी आज भी डेनमार्क में है, कभी इंटरव्यू देता है तो कभी किताब लिखता है, लेकिन वो सच जो पुरुलिया की उस अंधेरी रात में आसमान से गिरा था, आज भी रहस्य की परतों में दबा हुआ है। भारत के इतिहास में ये घटना हमेशा एक ऐसी सुरक्षा चूक के रूप में याद रखी जाएगी जिसने पूरे देश की नींव हिला दी थी।